चलो दोस्तों, आज हम सीटेट की तैयारी का पहला वीडियो अपलोड कर रहे हैं। मैं 2017 की सीटेट की तैयारी में आप लोगों के साथ रहूँगा और आप सब सफल होंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हम पहले साइको को सेंटर में लेके कार्य करेंगे। पहले हम साइको को पूरी तरह एक बार पकड़ हमारी पूरी मजबूत हो जाएगी साइको के ऊपर, उसके बाद हम ईवीएस का सेक्शन करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन, टाइम खराब ना करते हुए ताकि वीडियो छोटी से छोटी बने और आप सभी देख सकें। पहला क्वेश्चन देखिए, विकास जीव और उसके वातावरण की अंत्यक्रिया का प्रतिफल है, यह कथन है। जो विकास है मतलब डेवलपमेंट, जीव और उसके वातावरण की अंत्यक्रिया का प्रतिफल है, यह कथन किसका था? गैसले का, हॉरलॉक का, याजे का या स्किनर का? तो ये किसका कथन था? ये तो देखिए एक स्टेटमेंट ही आपको याद करनी पड़ेगी, इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है कि विकास जीव और उसके वातावरण की अंत्यक्रिया का प्रतिफल है, तो ये गैसले का है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, बालकों के विकास की किस अवस्था को सबसे कठिन काल माना जाता है? जो डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन है उनमें जो वो कौन सी स्टेज है या अवस्था है जो सबसे कठिन काल माना जाता है? तो वो कौन सी है? किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शिशुअवस्था या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या है? बाल्यावस्था। क्योंकि बाल्यावस्था में जब बच्चा होता है तो उसका वह बहुत ही शरारती होता है और उसकी जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उन पर ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बिना एक देख रेख के व्यक्ति के वह उसे सही और गलत की समझ नहीं आती, इसका मतलब। तो सबसे कठिन काल क्या है? बाल्यावस्था। तीसरा देखिए, बालक के समाजीकरण में विद्यालय का कौन सा पक्ष विशेष प्रभावी होता है? मतलब सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन में विद्यालय का कौन सा पक्ष विशेष प्रभावी होता है? अनुकूल पर्यावरण, पाठशाला उपकरण, पाठशाला भवन या खेलकूद की सुविधा? तो बालक के समाजीकरण में विद्यालय का कौन सा पक्ष विशेष प्रभावी होता है? तो समाजीकरण में कौन सा पक्ष होता है कि हम उसको एक अनुकूल पर्यावरण दें। ये आप ये भी सोच सकते हैं कि खेलकूद की सुविधा हो तो समाजीकरण अच्छा होगा, लेकिन इसका सही ऑप्शन होगा अनुकूल पर्यावरण प्राप्त करें। उसको खेलकूद में भी अनुकूल पर्यावरण दें, खेलकूद का भी, अगर कक्षा में हो तो कक्षा में भी उसका उसके मित्रों के साथ अंत्यक्रिया का पूरा ध्यान दें। अगर टीचर पढ़ा रहा तो उसमें भी उसको अंत्यक्रिया का पूरा क्या करें? सहयोग करें। चलो तीसरा क्वेश्चन देखिए, मॉन्टेसरी क्या है? शिक्षाविद थी, मनोवैज्ञानिक थी के अनुसार बच्चों में भाषाई कौशल विकसित करने का क्रम। तो सबसे पहले क्या करना है? मॉन्टेसरी के अनुसार क्या था? पहले बच्चे क्या करना सीखते हैं? लिसनिंग तो सभी में आएगा, देखिए लिसनिंग तो आएगा ही आएगा। पहले क्या करते हैं? लिसनिंग बच्चे सीखते हैं, फिर क्या करते हैं? स्पीकिंग, फिर क्या करते हैं? रीडिंग और फिर राइटिंग, ये होता है। लेकिन मॉन्टेसरी ने क्या किया? इन दो आखिर के रीडिंग और राइटिंग को रिवर्स माना। उन्होंने माना कि रीडिंग से क्या है? आसान, क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा? राइटिंग जो लेखन है वो क्या होता है? आसान होता है रीडिंग से, क्योंकि रीडिंग में हमें अलग अलग शब्दों की पहचान करनी पड़ती है, अलग अलग
इनको पूरा बहुत से शब्दों को याद करना पड़ता है, उसके बाद हम रीडिंग कर सकते हैं अच्छी। और ऐसे तो रीडिंग में उन्होंने आखिर में माना। राइटिंग को हम आसानी से सिखा सकते हैं बच्चे को, उसमें किसी प्रकार की याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। 5वां देखिए, थाइंडाइक के अनुसार गणित सीखने में कौन सा नियम प्रयोग होता है? गणित शिक्षण में कौन सा नियम प्रयोग होता है? समानता का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, सहचारी स्थान परिवर्तन नियम। देखिए बहुत ही आसान है। इसमें हम करेंगे, थाइंडाइक ने कुछ नियम दिए थे। तत्परता का नियम, जैसे अगर कोई, इसमें एक उदाहरण भी दिया जाता है कि अगर घोड़ा जब तक उसको प्यास नहीं होगी तो आप पानी के पास ले जाते रहें, और जब तत्पर ही नहीं होगा पीने के लिए, उसको प्यास नहीं होगी तो कैसे पिएगा? तो तत्परता का नियम, जब घोड़ा खुद प्यास होगी तो पिएगा ना, तत्पर होगा। जैसे हम किसी को कुछ सिखाने लगे, अगर वो खुद ही तत्पर नहीं है तो कितना भी उसको संबोधन देते रहो या कितना भी उसको कुछ कार्य करने के लिए प्रेरित करते रहो, करेगा नहीं ना जब तक खुद तत्पर नहीं होगा। तो गणित को सीखने के लिए, मैथ को सीखने के लिए किस चीज़ की जरूरत है? सबसे ज़्यादा अभ्यास की, क्योंकि गणित अभ्यास के बिना सीखा नहीं जाता। 6वां प्रश्न देखिए, व्यक्तित्व मापन की आत्मनिष्ठ विधि है। व्यक्तित्व मापन की आत्मनिष्ठ मतलब अच्छी या आत्मनिष्ठ, मतलब व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? प्रश्नावली, निर्धारण मापनी, रचना तकनीक या जीवन इतिहास विधि। तो व्यक्तित्व मापन हम किससे कर सकते हैं? जीवन इतिहास विधि से। जीवनी पढ़कर उसके इतिहास के बारे में, उसके व्यक्तित्व की हमें एक प्रेरणा या उसके बारे में, व्यक्तित्व के बारे में एक जानकारी मिलती है। 7वां देखिए, सीखने में उन्नतिपूर्ण संभव है। सीखने में उन्नतिपूर्ण संभव है। सीखने में उन्नति किस तरह संभव है? वांछनीय रूप से, वांछनीय रूप से, व्यवहारिक रूप से या सिद्धांत रूप से? तो इसका आंसर क्या आएगा? सिद्धांतिक रूप से। मतलब लिखने में, लर्निंग, अधिगम में उन्नतिपूर्ण संभव है सिद्धांत रूप में। 8वां देखिए, नैतिक विकास से संबंधित सिद्धांत है। नैतिक विकास वाइगोत्स्की, पियाजे, वुड्सवर्थ या कोलबर्ग। देखिए 2 दिए थे नैतिक विकास से संबंधित, पियाजे ने दिया था, एक कोलबर्ग ने दिया था। लेकिन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास की ज़्यादा चर्चा होती है। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, और वाइगोत्स्की ने सामाजिक विकास दिया था। कोल्सबर्ग का ही नैतिक विकास का सिद्धांत है, जिसकी कितनी स्टेज हैं? टोटल 6 स्टेजेस। 9वां देखिए, मजबूत मांसपेशियों और हड्डियों वाले सक्रिय परिश्रमी तथा साहसी व्यक्ति सेल्टन के किस वर्ग में आते हैं? तो सेल्टन एक क्या था? मनोवैज्ञानिक या शिक्षा शास्त्री था। तो उन्होंने क्या किया था? मांसपेशियों, मजबूत हड्डियों और मांसपेशियों वाले सक्रिय परिश्रमी तथा साहसी व्यक्ति सेल्टन के किस वर्ग में आते हैं? मेसोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक या कुछ सभी। तो किस में आते हैं? एक्टोमॉर्फिक, जो एक्टिव होते हैं, एक्टिविटी होती है जिनमें, तो वो कैसे होंगे? मजबूत हड्डियों वाले होंगे। 10वां देखिए, जन्म से प्राप्त भार किस आयु में दुगना हो जाता है? तो जन्म से प्राप्त भार, जब बच्चा जन्मता है तो उसके बाद किस आयु में उसका दुगना हो जाता है? तो चौथे महीने में, दूसरे महीने में, तीसरे महीने में, 5वें महीने में, चौथे महीने में। तो कौन से महीने में दुगना हो जाता है? चौथे महीने में। अगला देखिए, बुद्धि परीक्षणों में मानसिक आयु, मेंटल एज का प्रयोग सर्वप्रथम किस सन में किया? बुद्धि परीक्षणों में मानसिक आयु का प्रयोग सर्वप्रथम किस सन में किया गया? 1908 में। और किसने किया? बीने ने। किसने किया? बीने। मनोवैज्ञानिक था ये भी, तो 1908 में किया मेंटल एज का, मानसिक आयु का। पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास की अवस्था नहीं है। संज्ञानात्मक विकास की संवेदी पेशीय अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, औपचारिक फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज ये भी है, अनौपचारिक ये नहीं है, मूर्त कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज ये भी है। 13वां देखिए, स्प्रिंगर के द्वारा व्यक्तित्व को कितने वर्गों में बांटा गया? देखिए सीधा याद रखना पड़ेगा आपको। स्प्रिंगर का एक व्यक्तित्व के ऊपर सिद्धांत था, उसको कितने वर्गों में बांटा था? 6 वर्गों में। 14वां देखिए,
प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में किस कार्यक्रम को अपनाया गया है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। तो ये देखिए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शैक्षिक निर्देशन कार्यानुभव बुनियादी शिक्षा नहीं है, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड OB, ऑपरेशनल ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड OBB याद रखना है 1986 में। मूल्यांकन का मुख्य प्रयोजन क्या है? छात्र के व्यक्तित्व की पहचान करना। गलत। अधिगम प्रक्रिया की प्रभावशीलता को बढ़ावा देना, ये सही है, क्योंकि मूल्यांकन हम क्यों करते हैं? क्योंकि छात्रों के अधिगम या शिक्षण में जो कमियां रह गई है उनको दूर कैसे किया जाए, उस प्रक्रिया को प्रभावशाली बढ़ावा देना। तो ये सही। समाज में हो रहे दंगों को कम करना, इसका मूल्यांकन से कोई मतलब नहीं है, उपयुक्त सभी तो हो गए नहीं, तो बी आंसर है। अगला देखिए, एकांत में विश्वास रखने वाला बालक, एकांत में कौन होगा? अंतर्मुखी। एकांत में जो विश्वास करता है वो क्या होगा? अंतर्मुखी। तो सी। विशिष्ट बालक, अपराधी, संस्कृति। तो विशिष्ट बालक जो स्पेशल बालक होता है ये नहीं है एकांत में रहने वाला। अपराधी बालक अंतर्मुखी बालक होगा। बालक में संक्रामक रोग फैलने का कारण है, एक बालक से दूसरे बालक को जल, वायु, भोजन आदि करना। तो यही है, एक बालक को दूसरे बालक से स्पर्श करना गलत है, प्राप्त भोजन विषाणु द्वारा, ये भी गलत है। तो ए सही है, क्योंकि संक्रामक रोग कैसे फैलते हैं? जल, वायु या भोजन द्वारा। मंद बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि, IQ लेवल कितना होता है? IQ लेवल, बुद्धि लब्धि मतलब IQ लेवल कितना होता है? तो 130 से कम, 130 से अधिक, 100, जो नॉर्मल सामान्य बच्चा होता है उसको 100 होता है, याद रखिए। जो हम सामान्य बच्चा कह देते हैं उसका 100 होता है। तो और जो कोई प्रभावशाली बच्चा होता है वो 140 या 140 से ऊपर होता है। तो 70 से कम वाला क्या होता है? मंदबुद्धि वाला क्या होता है? मंदबुद्धि वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, कुशाग्र बुद्धि, ये 20 तक करेंगे हम, दो और देखिए। कुशाग्र बुद्धि अथवा प्रभावशाली बालक वह जो निरंतर किसी भी उचित कार्य में अपनी अद्भुत कार्य क्षमता तथा प्रवणता का परिचय देता है। यह कथन किसका है? ये याद ही करना पड़ेगा आपको। देखिए समझाने कुछ है, हैविंग हस्ट का। किसका था? हैविंग हस्ट का। 20वां देखिए, श्रवण अस्थि युक्त बालक वे है जो श्रवण अस्थि युक्त मतलब जिनमें क्या है? ये डेफिशिएंसी है साउंड सुनने की, न सुन पाते हैं न देख पाते हैं। देखिए देख तो पाएंगे वो बालक, बोलने से पहले श्रवण शक्ति खोने वाले, बोलने से पहले श्रवण शक्ति क्या कहते हैं? वो उनको क्या कहते हैं? श्रवण शक्ति, जो उन्हें श्रवण की डेफिशिएंसी होती है वो बोलने से पहले क्या करते थे? अपनी श्रवण शक्ति खो देते हैं, न बोल पाते हैं न देख पाते। ये भी गलत, तो इसका आंसर क्या? थैंक यू।